नमस्कार साथियों, मैं गगन एकलव्य चैनल से। हम सभी भारतीय आज के बजाय आने वाले कल में जीना प्रेफर करते हैं। मतलब हम अगर आज कुछ भी कमाते हैं तो उसका एक कुछ परसेंट हिस्सा हम लोग फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारी रिटायरमेंट के लिए और उनकी शादी के लिए, बच्चों की उन सब चीज़ों में हम लोग सेव करते हैं कि हाँ, कल पता नहीं कैसा होगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो हम आज से ही कुछ कुछ पैसा सेव करना शुरू करते हैं। आज का जो हम सेशन कर रहे हैं उसमें हम लोग बात करेंगे इस पैसे की इन्वेस्टमेंट के बारे में और खास तौर से म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों का सभी का ये होता है कि हाँ, जो हमने कुछ पैसा कमाया उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा हम लोग सेव करते हैं। नॉर्मली इंडिया में अगर हम देखा जाए तो लोग 5 तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं ऑफ सेविंग। 5 जगह पे इंडिया वाले लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले तरीके की बात करें तो वो है सेविंग अकाउंट, कि जो कुछ भी पैसा बचा, सैलरी आपके अकाउंट में आई, कुछ आपने निकाल ली, कुछ पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो वो वहीं पे पड़ा हुआ है। सेकंड जो हम बोलते हैं वो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, विच इज फिक्स डिपॉजिट या आप पोस्ट ऑफिस में जो जमा कराते हैं वो। थर्ड जो है उसको जो है वो है गोल्ड, कि आपने गोल्ड वगैरह में कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। जो फिफ्थ है वो है रियल एस्टेट, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। और नेक्स्ट है हमारा शेयर मार्केट। आप अगर कुछ नॉलेज है आपको शेयर मार्केट की तो आपने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। तो ये नॉर्मली 5 हमारे ट्रेडिशनल मेथड रहते हैं: सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, रियल एस्टेट और शेयर मार्केट। हालांकि आजकल थोड़े और मॉडर्न मेथड भी आ गए हैं सेविंग के, लोग वहां पे भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, क्रिप्टो करेंसी है, लोग वहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम में। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो उसमें 3 चीजें सबसे पहले देखी जाती हैं। सबसे पहला है रिस्क, कि उसमें रिस्क कितना, आप जो पैसा लगा रहे हैं कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा या आपको उसमें लॉस भी हो सकता है। दूसरा है टाइम, कि आपको कितने लंबे टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जितना ज़्यादा टाइम, लंबा टाइम होगा, उतनी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और जो हमारा थर्ड है इसमें, टाइम हो गया, रिस्क हो गया, और आपका है लॉक इन पीरियड वगैरह या फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें कितनी लिक्विडिटी है, आप कितने लंबे टाइम तक उसमें जो है रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट में। तो अगर हम बात करें रिस्क और टाइम के बेसिस पे, फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे, तो सेविंग अकाउंट एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे कम रिस्क है। नॉर्मली 3 से 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है और पूरी तरीके से सेफ होता है। और अगर हम आज के टाइम में बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन समवेयर अराउंड 7-7.5% के करीब होगा। आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आफ्टर टैक्सेस आपको 7% से कम रिटर्न दे रही है, तो एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं। तो अगर आप जाते हैं सेविंग अकाउंट की तरफ, तो आपको अगर परसेंट मिल रहा है 3%, तो आप इन्फ्लेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लॉस में हैं। सेकेंड है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आपका रिटर्न ज्यादा है, रिस्क कम है। जैसे सेविंग अकाउंट में रिस्क नहीं था, यहाँ पे भी रिस्क नहीं है, रिटर्न उससे बेटर है सेविंग अकाउंट से, बट टाइम पीरियड बढ़ जाता है और आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है कि हाँ, आपको आप कभी पैसा निकाल लें, कभी पैसा डाल दें, वो चीज नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर लॉकिंग पीरियड आपका रहेगा फिक्स डिपॉजिट के लिए। थर्ड जो हम बात करते हैं वो है गोल्ड। पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो गोल्ड में जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट रेट जो है स्टैग्नेंट हो गए, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बट कोई बहुत ड्रास्टिक जो रिटर्न आता था गोल्ड में अब वो नहीं है। तो बट हाँ, रिटर्न है। तो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेस रिस्की माना जाता है गोल्ड, मॉडरेट टू लोअर एंड में। अगर हम बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न भी आजकल अगर मैं बोलूँ हाँ ठीक है, नॉर्मल आ जाता है रिटर्न।
बट टाइम पीरियड आपको नॉर्मली गोल्ड में लंबा लेके चलना पड़ता है। लिक्विडिटी नहीं है कि आपने आज खरीदा कल बेच दिया, वैसा नहीं है। और थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है। अगर आपके पास छोटा अमाउंट है तो आप गोल्ड नहीं खरीद पाते हैं, और आप बेटर है कि हाँ थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट हो तभी आप गोल्ड की तरफ जाए। जो फिफ्थ है हमारा वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आपके पास आप तभी जा सकते हैं जब आपके पास ज्यादा लिक्विडिटी हो, आपका ज्यादा कैश इन हैंड हो, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो, तो आप रियल एस्टेट में जाए। और रियल एस्टेट में अगर देखा जाए रिस्क वाइज तो हाँ लो या मॉडरेट रिस्क हम बोलेंगे। लॉस के चांसेस कम होते हैं, रिटर्न थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट रिस्क कम है उसमें। और टाइम पीरियड बट आपको लंबा चाहिए रियल एस्टेट में। ओवरनाइट कुछ नहीं होता कि हाँ आज खरीदा कल बेच दिया, ऐसा नहीं है, थोड़ा लंबा पीरियड होता है। अब जो हम बात करने चाह रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट का एक डिफरेंट वे, जो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। आप सभी लोगों ने म्यूचुअल फंड की एड्स तो देखी होंगी जिसमें वो फटाफट बोल के निकल जाता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जब थोड़ा डांटा तो वो उन्होंने थोड़ी अपनी स्पीड कम करी। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अब समझ में आता है, पहले तो वो बोल के निकल जाते थे ऐसे ही फटाफट। तो म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है। मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे हैं 20-25 हजार रुपए। अब मैं चाह रहा हूं कि यार मैं बैंक में गया एफडी कराने के लिए, वहां पे देखा अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फिक्स डिपॉजिट पे, 6% मुश्किल से। अगर 6% रेट ऑफ रिटर्न है तो मैं अपनी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा हूँ। इन्फ्लेशन का समवेयर अराउंड 7% के करीब चल रही है। तो अब मैंने सोचा यार इसको कहीं और इन्वेस्ट करा जाए, यहाँ लगाना तो लॉस ही है। अब कहाँ लगाया जाए, मेरे जैसा बंदा है मान लीजिए कोई जिसको शेयर मार्केट नहीं पता या जिसको धंधा करना नहीं आता, मैं तो सर्विस क्लास हूँ, अब वो पैसा कहाँ लगाए। अब मेरे जैसा अगर बंदा ये सोचे यार अगर मैं मुकेश अंबानी को पैसे दे दूं, उसको धंधा करना आता है, तो भाई एक काम कर, तू मेरे से पैसे पकड़ ले, ठीक है, और तू जा मेरे लिए धंधा कर, और जो तू इतना कमा रहा है थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दे दे। अब मेरे 20,000 50,000 के लिए तो मुकेश अंबानी मेरे पास आएगा नहीं, और मेरे पास शेयर मार्केट की नॉलेज है नहीं कि मैं जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, ना ही मेरे पास इतना टाइम है। तो अब क्या तरीका है, कैसे रिटर्न कमाया जाए। तो अब जैसे मैं हूं वैसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं। तो होता क्या है, बड़े सारे लोग जब इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, अब मेरे पास मान लीजिए 25,000 रुपए है, मेरी ऐसा मैंने 10 बंदे जोड़ लिए, 25,000 का अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें 2.5 लाख रुपए। क्या 2.5 लाख रुपए के लिए मुकेश अंबानी आने वाला है? नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा और अपने सर्कल को बढ़ाता हूँ, मैंने 100 बंदे इकट्ठे कर लिए, ठीक है, 100 बंदे इकट्ठे कर लिए, 25 लाख रुपया हो गया। क्या 25 लाख रुपए के लिए मुकेश अंबानी मेरे पास आएगा? वो भी नहीं आएगा। तो फिर कैसे किया जाए? और प्लस मैं मुकेश अंबानी को डायरेक्टली देता हूँ और मुकेश अंबानी ही भागे, विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, कल को मुकेश अंबानी ही भाग जाए तो कैसे होगा? तो इन सब चीजों को सबको सॉर्ट आउट करने के लिए एक गवर्नमेंट की बॉडी जिसको हम बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने कहा तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें उसके पास भी जाने की जरूरत नहीं, हम लोग उसको मैनेज करेंगे। तो सेबी ने कुछ कंपनीज, नॉर्मली आपके बैंक ही होते हैं, ठीक है, तो आपके बैंक को बोल दिया कि भैया एक काम करो, आप लोगों से पैसा इकट्ठा करो, छोटी छोटी बचत जो है लोगों की इकट्ठी करो और उसको आगे इन्वेस्ट करो, और आप उसको कस्टडी में रखोगे। अब जब सेबी है, जब गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा होता है चलो ठीक है ट्रस्ट है, और प्लस अगर बैंक ही आपको मैनेज कर रहा है पैसे को, तो वहां ट्रस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है, चलो ठीक है मेरा ही बैंक कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां थोड़ा सा ट्रस्ट और बढ़ जाता है, हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बैंक, क्योंकि उसका बैंक का नेटवर्क बहुत है, उसके कस्टमर बहुत है, तो वो मेरे जैसे 10,000 लाख 10 लाख लोगों को अप्रोच करता है। अब मुकेश अंबानी बेशक मेरे 20-25 हजार रुपए के लिए ना आए, बट हो सकता है वो
200-250 करोड़ रुपए के लिए आ जाए। तो जो बैंक है, बैंक को हम यहाँ पे बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी। एएमसी वो होती है जो एसेट को मैनेज करती है, आपके फंड्स को इकट्ठा करते हैं और उसको आगे इन्वेस्ट करते हैं। सभी एएमसी कंपनीज जो हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड होती हैं, प्रॉपर सेबी जो है गवर्नमेंट जो है वो उसको रेगुलेट करती है। हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड के लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है। एक प्रॉपर एक्सपर्ट होता है जिसको पता होता है अच्छा मार्केट में कैसे इन्वेस्ट, कि हम लोगों को तो नहीं पता, तो एक एक्सपर्ट है वो जो आपके ब्याज पे पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, हालांकि वो 1 से 2% तक का अपना फंड मैनेजमेंट के नाम पे कमीशन या आपका चार्जेस काटेगा, बट हाँ अगर वो रिटर्न अच्छा दे रहा है तो 1-2% में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है कि सब ने पैसा इकट्ठा करा और तब जाके हमने एएमसी को दिया, एएमसी ने एक फंड मैनेजर अपॉइंट करा और वो हमारे ब्याज पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होते कितने टाइप के। नॉर्मली हम लोग 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स देखते हैं मार्केट में। एक होता है इक्विटी, सेकंड होता है डेट और थर्ड होता है हाइब्रिड। जब आप बैंक के पास जाते हैं अपने और वो कहता है अच्छा सर आप तो सर यंग है और आप लगता है सर आप कुछ लाइफ में करने वाले, आप रिस्क ले सकते हैं, आपके में वो जोश है, वो करिश्मा है, तो आप भी बोल लगते हैं अरे हाँ यार बात तो सही कर रहा है, मतलब कुछ लाइफ में करना है यार, बड़ा करना है कुछ। कहता है सर आप तो इक्विटी में जाइए, थोड़ा सर रिस्क उठाइए लाइफ में, तो फिर तो अगर नो पेन नो गेन, आप रिस्क उठाओ देखो प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो आप भी कहते हैं हाँ यार मैं 25,000 पे देखे तो मैं कल मुकेश अंबानी बनने वाला हूँ। तो आप लोग बेसिकली इक्विटी की तरफ जा रहे हैं। इक्विटी में ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। हाँ बट रिटर्न भी ज्यादा होता है, जिसमें ज्यादा रिस्क है उसमें रिटर्न के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है। सेकंड जो हम मार्केट की बात करते हैं वो है डेट मार्केट। आपने एक वर्ड सुना होगा डिबेंचर। जो कंपनीज हैं अगर उनको पैसा चाहिए होता है बट उसको इक्विटी नहीं देनी, अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचनी, तो वो आपसे डिबेंचर के तौर पे पैसा उठाता है। कभी गवर्नमेंट को भी ऐसा कभी हो कि हाँ गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, अपनी बजट से पैसा पूरा नहीं हो रहा है और कोई स्कीम है जो पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स इशू करती है बैंक्स के थ्रू, आप जिसमें वो पब्लिक से पैसा उठाती है। आप चाहें तो कभी भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद के वहां से भी आप पैसा ले सकते हैं। बहुत ही सिक्योर माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है तो गवर्नमेंट तो आपको दे ही देगी। प्लस जो डिबेंचर्स हैं वो भी सिक्योर माने जाते हैं। हाँ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी हालत खराब होती है, वो आपसे हाई रेट ऑफ रिटर्न पे भी आपसे पैसा उठा लेगी। उन चक्करों में ना पड़े। एक जो नॉर्मल कंपनी है वो आपको 8-10% तक इंटरेस्ट आपको दे देगी। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिसकी हालत खराब है, इसको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, वो आपसे 15% पे भी उठाएगी। बट आप उस चक्कर में ना पड़े, ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में। अगर ऐसा हुआ तो उससे आप अपने प्रिंसिपल से भी हाथ धो दें। ठीक है, तो वो डेट होता है कि जिसमें काफी हद तक पैसा सिक्योर रहता है। थर्ड है हाइब्रिड, जिसमें दोनों ही मिक्स है। कुछ पोर्शन फंड का है, कुछ पैसा जो है इक्विटी में जाएगा आपका, कुछ पैसा जो है वो डेट में जाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 तरीके से चलता है। जब आप ने सुना होगा म्यूचुअल फंड के बारे में, तो एक होता है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में होता है। जैसे मान लीजिए रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट एक प्रॉपर सेगमेंट हो गया। गोल्ड म्यूचुअल फंड वो सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहा है। ऑटोमोबाइल वो सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर रहा है। इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक है, मैं पर्सनली एडवाइज ये करता हूं कि आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। जितना आपका पोर्टफोलियो, आप जितना आपकी फंडिंग डाइवर्सिफाई होगी, आप अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाएं। जो मैंने आपको मेन शुरू में 5 ट्रेडिशनल मेथड अपने जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे, आप कभी पैसा एक में ना डालें, आप 5 में डालें थोड़ा थोड़ा। अगर आपके पास पैसा है तो रियल एस्टेट में डेफिनेटली जाएं, अदरवाइज 4 जो ऊपर के जो हैं, कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ एफडी में, कुछ आपका सेविंग अकाउंट में, कुछ शेयर मार्केट में, तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दें। अगर पैसा ज्यादा है तो रियल एस्टेट में भी डेफिनेटली थोड़ा सा लगा दें। तो जो सेक्टर फंड होता है वो एक सेक्टर के स्पेसिफिक होता है, उसमें रिस्क ज्यादा होता है। अगर वो सेक्टर डूबा तो आपके
फंड्स की वैल्यू गई। इसलिए जितना हो सके आप अपने प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई देखें, उस तरीके का फंड चूज करें जिसका पैसा ज्यादा ज्यादा सेक्टर्स में लग रहा हो। ठीक है। एक आपने वर्ड सुना होगा ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। आजकल इसमें आपने देखा होगा कि एक लॉक इन होता है 3 इयर्स का, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप उस तरीके के म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो ये 100% इक्विटी की तरफ आप जाओ, थोड़े ज्यादा रिस्की वाले जो आप लेने के लिए तैयार हैं, तभी आपको गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट भी दे रही है कि आप इकोनॉमी में सपोर्ट करें, कुछ ऐसी कंपनीज में लगाएं जो थोड़ा सा रिस्की हैं, जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं इस तरीके के हैं। आत्मनिर्भर भारत को आप थोड़ा सहयोग करें, तभी तो आपको गवर्नमेंट थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट दे रही है। तो उसमें 3 साल का लॉक इन होता है, 3 साल बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो जो पैसा लगाया जाता है वो नॉर्मली 3 तरीके की कंपनीज में लगाया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसको लार्ज कैप बोलते हैं, जो छोटी कंपनी है उसको स्मॉल कैप, और जो मिड सेगमेंट की कंपनीज है उसको मिड कैप बोलते हैं। आजकल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बहुत इजी हो गया है। आप चाहें तो अपने बैंक से बात कर सकते हैं, नहीं तो आजकल बहुत सारे जो मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, आपके डिजिटल वॉलेट्स जो हैं, उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे इंडेक्स फंड की, और म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में किस तरीके से डिफरेंस होता है उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।